अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दोस्तों तुलबा, बात ये है कि आज का जो ये हमारा सेशन है ना, ये है पीएमएस इंग्लिश पेपर पैटर्न के हवाले से। देखिए, हो सकता है आप में से बहुत से दोस्तों ने जो है वो सीएसएस का पेपर अटेम्प्ट किया हो और वो इस सोच में हूँ कि सीएसएस का और पीएमएस का पेपर जो है वो एक जैसा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सीएसएस के पेपर में जो है और पीएमएस के पेपर में, ठीक है, सीएसएस वर्सेस अगर मैं कर दूं पीएमएस, तो जो पीएमएस का इंग्लिश का पेपर है वो ज़्यादा तवज्जो तलब है सीएसएस के हवाले से, क्योंकि सीएसएस का जो है वो जो उन्होंने सिलेबस बनाया हुआ है वो उसी के हिसाब से ही पेपर लेता है। सिलेबस उसी के हिसाब से मुराद ये है कि उसका जो पेपर पैटर्न है ना, पेपर पैटर्न, ठीक है, वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। इसमें वो पेपर पैटर्न को जो है वो तब्दील नहीं करता। लेकिन जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, पीएमएस की, तो पीएमएस का पेपर पैटर्न जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। इसीलिए सीएसएस में हम क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अगर हम ये वाली चीज़ जो है फ़लाँ चीज़ को छोड़ दें, अगर फ़लाँ चीज़ जो है वो उसको याद कर लें अच्छे तरीके से, तो हमारी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन पीएमएस में जो है ना, हम इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। हमें जो है मखसूस चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि उसने जो है हमें इस चीज़ पे मजबूर कर दिया है कि वो एक साल जो है पेपर में कोई चीज़ दे रहा है और अगले साल जो है वो पेपर में क्या कर देता है, रद्दो बदल कर देता है और दूसरी चीज़ दे देता है। लेकिन सीएसएस में वो सेम चीज़ें ही देता है जो उसने पेपर पैटर्न दिया हुआ है। पहले पेपर से लेकर एंड तक एक दो पेपरों में उसने एक दो तब्दीलियाँ की हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये कह सकते हैं कि अगर हमने जो है ना इस चीज़ को छोड़ दें या ये वाला चीज़ जो ये टॉपिक पकड़ लें, ये टॉपिक छोड़ दें, तो हमारा सीएसएस का प्रेसी का पेपर जो है ना वो पास करना आसान हो जाता है। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपका इंग्लिश ऐसे के पेपर की नहीं बात कर रहा, इंग्लिश प्रेसी और जो कंपोजिशन के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों के, ठीक है। लेकिन पीएमएस में ऐसा नहीं होता। पीएमएस में जो है वो हर साल कोई ना कोई तब्दीली लेके आता है, कोई ना कोई नई चीज़ लेके आता है। नई चीज़ से मुराद पहले भी वो पिछले पेपर्स में भी वो ये चीज़ें पूछता है, लेकिन वो रिपीट करता रहता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि उसने अगले एक साल जो है ना आपको क्या दिया हुआ है कि वो कहता है कि पैराफ्रेज करें, तो अगले साल वो आपको पैराफ्रेज ही दे दे। हो सकता है कि वो अगले साल आपको पैराफ्रेज ना दे, उसके बदले में वो क्या दे देता है आपको, जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दे देता है पोइट्री की या किसी और चीज़ की, जो है वो आपको क्या दे देता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे देता है, ठीक है। तो तब्दीलियाँ, वेरिएशंस जो हैं वो पीएमएस के पेपर पैटर्न में होती रहती हैं। तो इन वेरिएशंस को जो है ना आपने मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करना है। इसलिए मैंने अपना जो इंग्लिश का कोर्स है उसको स्टार्ट करने से पहले जब मैंने इसके पेपर्स देखे और इसके पास पेपरों को चेक किया, पैटर्न देखा, तो मैंने ये सोचा कि कोर्स को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से देख लें। अगर हम पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से नहीं देखते तो फिर जो है हमें जो कोर्स है उसकी भी तैयारी करने की कोई ख़ास, अगर हम तैयारी भी करते हैं तो वो अच्छे तरीके से हम कोई खातिर खा तैयारी नहीं कर पाएंगे। उसके उसमें हमें क्या होगा, फिर मसला होगा। देखिए, पीएमएस के लिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो आपको जो है ना वो स्मार्ट स्टडी करनी होती है। आपने जो है वो कंप्रीहेंसिव तैयारी करनी होती है। तो उसके लिए जो है ना आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक्स से काम लेना पड़ता है। तो एक टेक्निक ये है कि जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से आप तैयारी करें, उसके अलावा आपने जो है ना किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ना, ठीक है, छेड़ना। तो अब देखें, अगर मैं बात करता हूँ पीएमएस के पेपर पैटर्न की, कि अगर आप कहें कि सर, या मैं कहता हूँ कि हमें पीएमएस के पेपर में इंग्लिश में पढ़ना क्या चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि सीएसएस के पेपर और पीएमएस के पेपर में जो है काफ़ी फ़र्क है। तो पीएमएस के इंग्लिश के पेपर में हमें हर चीज़ पढ़नी पड़ती है, एवरीथिंग, ठीक है। ऑल का मतलब यहाँ आप समझ लें एवरीथिंग। हम किसी भी चीज़ को जो है ना वो ओमिट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। हर चीज़ पर हमें जो है ना ये ए से लेकर जी तक हर चीज़ को हमें देखना पड़ता है और बड़ी बारीक बीनी से देखना पड़ता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हर चीज़ को देखना पड़ता है, सीएसएस में आपको चीज़ें छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन पीएमएस में मैंने क्यों कहा कि हर चीज़ को देखना पड़ता है। देखें, जो पेपर पैटर्न है ना,
पीएमएस का वो बड़ा टफ बनाया हुआ है इन्होंने। तो उस टफनेस को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं, हर चीज़ को देखना पड़ता है। मैं अब थोड़ा सा आपके साथ यहाँ पे जो है ना पैटर्न को डिस्कस करने लगा हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो आपको देता है, जो आपका पहला सवाल होता है, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये पहला सवाल में वो क्या करता है, आपको एक साल वो क्या कर देता है, आपको वो दे देता है पैराग्राफ, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपको पैराग्राफ दे देता है। कितने पैराग्राफ वो आपको दे देता है, वो आपको देता है 4 पैराग्राफ, ठीक है। तो उन 4 पैराग्राफ्स में से आपने एक पैराग्राफ जो है ना वो करना होता है। तो याद रखिएगा, जरा गौर से आपने जो है ना इस पेपर पैटर्न को समझना है। अगर इस पेपर पैटर्न की आपको अभी समझ ना आई तो फिर आपके लिए बहुत सी मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है अपनी तैयारी के दौरान, ठीक है। तो अब देखिए, जो बात समझने वाली है वो आपको दे रहा है पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ्स हैं, उसमें से आपने जो है एक पैराग्राफ करना है। सवाल पैदा होता है कि लेंथ क्या होनी चाहिए, तो वो आपसे डिमांड करता है कि आप जो है ना वो 200 वर्ड्स पे जो है वो पैराग्राफ लिख के दें। ठीक हो गया, 200 वर्ड्स पे। एक क्वेश्चन नंबर 1 ही बता रहा हूं अभी, ठीक है, पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं। फिर वो क्या कर देता है, अगर उसने ये पैराग्राफ ना दिया आपको तो वो क्या करता है, इसी सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या करता है, आपसे करवाता है कंपोजिशन, ठीक है। वो एक लाइन दे देता है, वो कहता है इसी लाइन से जो है आपने क्या स्टार्ट करना है, एक ऐसे लिख के देना है, या एक आर्टिकल या एक पैरा, कहानी, कुछ भी कह दें, ठीक है। तो उससे आपने करके देनी है। अब जरा समझिएगा कि वो जो आपने कंपोजिशन लिखनी है वो कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, 500 टू 1000 वर्ड्स। कितने, 500 टू 1000 वर्ड्स। अब मैंने क्यों कहा कि आपको पीएमएस के पेपर में हर चीज देखनी पड़ती है। अब मैं अपने सवाल का जवाब देने लगा हूं कि क्यों आपको हर चीज देखनी पड़ती है। देखें, अगर आप क्या करते हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं तो समझिए कि आप एक ऐसे लिख रहे हैं, और ऐसे या पैराग्राफ 200 वर्ड्स का उसने दे दिया, 4 दिए, तो समझिए कि आप ऐसे की शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं विदाउट आउटलाइंस। यहाँ पे वो आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि आप आउटलाइंस लिखें, लेकिन वो आपको लिखवा ऐसे ही रहा है, वो आपसे पूछ ऐसे ही रहा है। उसको लिखने के लिए आपको पता है कि आपको कंप्लीट ग्रामर की समझ आनी चाहिए। जब तक आप कंप्लीट ग्रामर या ऑल ग्रामर, जो मैंने एवरीथिंग कहा था, वो आप नहीं समझ सकते, आप नहीं लिख सकते, तब तक आपका जो ये पैराग्राफ सेल्फ राइटिंग, ये सेल्फ एक्सप्रेशन आप कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इसमें आप रट्टा लगा ही नहीं सकते हो, वो किसी भी चीज पे दे देता है। असल में वो जो एग्जामिनर है वो देखता ही है कि क्या आपको लिखना आता है। अगर लिखना आता है तो आपको क्या आ रहा है और किस तरह से आप लिख रहे हैं, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। देखिए, अगर आप पीएमएस करना चाहते हैं या सीएसएस करना चाहते हैं, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पे महारत करना बहुत जरूरी है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर की जब आपको समझ आ गई तो फिर आप दुनिया, जब वो आपसे वर्ड्स चाहे 5000 वर्ड्स भी लिखवा दे, आपके लिए मसला नहीं है। मेन चीज हम जिसे कहते हैं ना कि हमें ग्रामर नहीं आती, ग्रामर ये कंसेप्ट ज़हन से निकाल दे, ग्रामर हमने ग्रामर पढ़नी है, नहीं, ये निकाल दें। आप ये समझे मैंने सेंटेंस सीखना है कि सेंटेंस लिखा कैसे जाता है। पढ़ने और लिखने में जमीन आसमान का फर्क है। आप ये सोचें, अपने माइंड को समझा दें कि मैंने सीखना है सेंटेंस लिखना, ठीक है। क्योंकि आपकी पूरी ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की हो, वो आपके सेंटेंस पे ही क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। अगर आपको सेंटेंस लिखने के सारे रूल्स आ जाते हैं, इट मींस यू आर एन एक्सपर्ट इन ग्रामर, ठीक है। तो अब देखें, अगर आप 200 वर्ड्स को देखते हैं तो मेरे ख्याल में आप क्या लिख रहे हैं, एक मिनी ऐसे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, मिनी ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको लिखना बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से मैंने कहा अगर आपको वो ये सवाल नहीं देता, आपको कंपोजिशन दे देता है 1000 वर्ड्स की, तो ऐसे समझें कि आप जो है ना वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि आप 70% जो है ना ऐसे लिख रहे हैं, 70% ऑफ एन ऐसे आप लिख रहे हैं। क्योंकि इसमें एक चीज का फर्क होगा कि आपने जो है ना आउटलाइन नहीं बनानी, बाकी तो आपने वैसे के वैसे लिखना है, ठीक है। आउटलाइन
विदाउट आउटलाइन जो है आप क्या लिख रहे हैं 1000 वर्ड्स। अगर आप जो है वो देखें कि अगर आप पीएमएस का ऐसे देखें तो पीएमएस का ऐसे जो है ना वो आपसे मांगता है 2 घंटे आपको देता है और वो 1500 वर्ड्स में से 2000 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखवाना चाहता है। यहाँ पे वो 1000 वर्ड दे रहा है, तो बड़ा ख्याल रखना है, टाइम मैनेजमेंट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपको इस पेपर में लिखना बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। अच्छा, मज़े की बात ये बताता हूँ कि कभी कभी वो क्या करता है, ये दोनों सवाल दे देता है। कभी कभी क्या करता है वो, ये दोनों दोनों सवाल दे देता है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो दे देता है कि एक पैराग्राफ लिख दें, या क्वेश्चन नंबर 1 में ही वो आपको कह देता है कि कंपोजिशन कर दें, और एंड वाले क्वेश्चन नंबर 7 या 8 पे वो ले जाता है कि 4 पैराग्राफ दिए हुए हैं, इसमें से पैराग्राफ लिखें। तो ये माइंड में रखिएगा कि आपने जिस तरह ऐसे के पेपर की तैयारी करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा लिखना है, तो ऐसे के पेपर की निस्बत आपने प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में ज़्यादा लिखना होता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि पीएमएस का पेपर का जब पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अपनी ग्रामर को जो है ना वो अच्छे तरीके से आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना है। हमारा जितना भी कोर्स होगा, जो कुछ भी मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैं सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। जिस दिन आप लोगों ने सेंटेंस सही तरीके से लिखना सीख लिया ना, देखिए अब सेंटेंस में क्या आता है, सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, सेंटेंस में आपका जो है पूरी की पूरी इंग्लिश करेक्शन आती है, ग्रामर आपकी बेस कर रहे होते हैं सेंटेंस पे, ठीक है, रूल्स सारे सेंटेंस पे होते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, अगर सिर्फ आपको मैं यही बताने बैठ जाऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि मैंने एक आपको लेक्चर, इस लेक्चर के बाद सेंटेंस को हमने शुरू कर देना है, तो मेरे ख्याल में सब्जेक्ट को ही समझाने के लिए जो है ना वो 1 घंटे से 1.5 घंटा चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड हो सकती हैं, सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं आ सकती, सब्जेक्ट की जो है वो किसमें किस तरह की होती हैं, क्या उसमें जो है हम उसको जो है ओमिट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ ओमिट नहीं कर सकते। फिर सब्जेक्ट का भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब आप चीजों का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में आप तो पढ़ लेते हैं नाउन आ गया, लेकिन अगर उसकी जगह पे नाउन फ्रेज आ जाता है तो नाउन फ्रेज का आपको स्ट्रक्चर आएगा तो सब्जेक्ट की समझ आएगी ना, ऐसे तो नहीं आएगी। तो अगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल पे आपने नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज सारे जो है ना उनके लेक्चर जो मैंने जूम पे ऑनलाइन दिए थे वो सारे के सारे वहां पे पड़े हुए हैं। आपने एक दफा जो है ना हमारे अगले लेक्चर से, ये सब्जेक्ट पर लेक्चर से पहले देख लेने हैं, और मैं उनका जो है ना एक टेस्ट भी रख देता हूँ ग्रुप में, आपने उसको अच्छे तरीके से देखना है, और टेस्ट भी हमने जो है ना वो कंडक्ट करना है, ताकि साथ साथ आपकी जो है ना वो इवैल्यूएशन भी होती रहे। जब आप ये कोई 1 महीना लगा के आप अच्छे तरीके से ग्रामर देख लेंगे, फिर हम ऐसे की तरफ प्रेसी की तरफ आ जाएंगे, खुद ब खुद आप इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आपको समझ आ गया होगा कि आपने लिखना कितना है और आपको टाइम किस तरह से मैनेज करना है लिखने के लिए, ठीक है। तो अब दूसरे सवाल पे आ जाए। देखें, दूसरे सवाल के भी वो क्या कर लेता है, दूसरे सवाल को भी कभी कभी चेंज कर लेता है, ठीक है। कभी वो आपसे क्या पूछ लेता है, इसमें वो आपसे पूछ लेता है इडियम्स, ठीक है, इडियम्स। अब कमाल के इडियम्स पूछता है, कभी वो आपसे 10 इडियम पूछ लेता है कि 10 में से आपने कितने करने हैं, 10 करने हैं। इडियम्स होते 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। कभी वो आपको चॉइस दे देता है कि आपने क्या करना है, 8 में से 5 इडियम्स करने हैं, ठीक है, यानी कि कभी वो 1 नंबर का इडियम दे देता है और कभी 2 नंबर का इडियम दे देता है। अच्छा, अगर वो इडियम नहीं देता, अगर वो चेंज करता है, तो फिर वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे देता है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको देता है पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स जो वो देता है आपको, 8 में से आपने 5 करने होते हैं, वही 10 मार्क्स के होते हैं। अब माइंड में रखिएगा कि या तो वो आपको इडियम दे रहा है या क्या कर रहा है, पेयर ऑफ वर्ड्स दे रहा है, लेकिन 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 कभी कभी वो क्या करता है, आपको दोनों चीजें दे देता है, वो इडियम्स भी दे देता है, पेयर ऑफ वर्ड्स भी दे देता है, लेकिन इन नंबरों को जो है वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स दे देता है, 5 नंबर के आपको क्या दे देता है, इडियम। तो वो इस सवाल को क्या कर देता है, पूरे 10 नंबर का बना देता है, पेपर को वो लेंथी भी करता है। तो आपने सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी होती है वो लिखने की प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, लिखने की। अच्छा, आप मजे की बात ये बताता हूँ आपको, इस पेपर में प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में 3-4 सवाल ऐसे होते हैं जिनके नंबर जो होते हैं ना वो परमानेंट नंबर होते हैं, उनमें से नंबर नहीं कटते होते, नंबर वो पक्के पक्के ही होते हैं, ठीक है। उसमें से आपके नंबर जो है वो कभी भी नहीं कटते, अगर आपको ट्रिक्स आ जाती हैं।
देखें इडियम्स में से कभी भी नंबर नहीं कटते, इडियम्स पूरे नंबर देता है। उसके बाद पेरा वर्ड्स में से जो है वो भी नंबर नहीं कटते, पेरा वर्ड्स जो है वो भी आपको नंबर पूरे देता है। लेकिन पढ़ना कहाँ से है, हमने देखनी कहाँ से है चीजें, तो ये बात है। अब मैं आपको बुक रेकमेंड कर रहा हूँ इडियम्स के लिए और पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए, ठीक है। देखें छोटी छोटी चीजों से जो है ना आपने इब्तदा करनी है, आसान आसान चीजों से आपने इब्तदा करनी है, टफ चीजों की तरफ शुरू में नहीं भाग जाना, वरना आपको बातें कभी भी समझ में नहीं आएंगी, वो दिमाग के ऊपर से गुजर जाएंगी और आप परेशान होते रहेंगे। देखिए आपने करने हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। पहले इसके लिए मैं आपको बुक्स जो है ना वो रेकमेंड कर रहा हूं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपने करने हैं, मैं जो आपने जो स्टार्ट लेना है ना वो 10th की जो बुक है ग्रामर की उससे स्टार्ट लेना है। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की बुक से स्टार्ट लेना है, ठीक है। ये भी ग्रामर की बुक में पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में आप देख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जो बुक्स मैं बता रहा हूं आप लोगों को वो बहुत ज्यादा अहम है। इन बुक्स को आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि पेरा वर्ड्स जो भी पीएमएस में वो देता है वो इजी लेवल के देता है, टफ लेवल के नहीं देता। उसने ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा घुमा दिया होता है, अगर सारी चीजें वो आपको टफ देगा तो फिर तो पेपर पास नहीं होने वाला ना, ठीक है। तो वो यहां से इन दो बुक्स से आपने हर हाल में जो है ना वो कंसल्ट करना है, मिस कोई भी चीज नहीं करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद उसके बाद जो मैं आपको बुक बता रहा हूं वो है टू दी पॉइंट, ठीक है। टू दी पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ठीक है। यह है प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की, तो यहां से भी आपने प्यारा वर्ड करने हैं, ठीक हो गया। तो ये तीन चार किताबें और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो यहां मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें से मेरे हिसाब से वो 98% आपका जो सीएसएस और पीएमएस का सिलेबस बनता है ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको, आज मैं आपको बता रहा हूं वो इसी बुक से आता है। खास तौर पर आपके ईडियम्स, खास तौर पर क्या ईडियम्स तो इसी ही बुक में से होते हैं, कोई ईडियम आज तक ऐसा नहीं आया जो इस बुक में ना हो। तो ये मैं आपको बता देता हूँ ईडियम्स के लिए और पेयर ऑफ वर्ड्स दोनों के लिए, ठीक है। देखें ईडियम्स के लिए भी मैं आपको बुक्स रेकमेंड करता हूं, वो सबसे पहले जो है ना वो वही है टू दी पॉइंट। दूसरे नंबर पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आपके इडियम्स के लिए और पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए, बाकी तमाम चीज़ों के लिए, टेंसेस के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी राइटिंग के लिए, हर चीज़ के लिए ये जो बुक मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ना ये आपके है सीएसएस के लिए और पीएमएस के लिए, ठीक है। ये ऐसे नहीं है जो आपको मार्केट्स में आम सी बुक्स मिल जाती हैं सीएसएस फलाना फलाना सीएसएस पीएमएस, नहीं ऐसी नहीं है। ये ओवरऑल बुक लिखी गई है लेकिन है सीएसएस पीएमएस के लिए, जो यानी कि मैंने मेन चीजें देखी हैं इसी में से ही आई हैं जो कि हर चीज को कवर कर रही है आपके सीएस और पीएमएस के हवाले से। अगर आप परेशान हैं तैयारी के लिए तो इस बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड इंग्लिश। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं एक शॉर्ट्स में जो है ना इस बुक का जो है ना वो ओवरव्यू भी दे दूंगा, शॉर्ट वीडियो एक बना के। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो ठीक है। ये वाली बुक तो बच्चों हर उस बंदे के पास होनी चाहिए जो सीएसएस या पीएमएस का जो है वो एस्पिरेंट है। अगर ये बुक नहीं है तो मेरे ख्याल में आपने जो है ना 40% अपना जो है ना वो लॉस कर दिया है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने बीए किया था उस वक्त मैंने इस बुक से, इन दोनों बुक से इस्तेफादा किया था, लेकिन ये कमाल की बुक थी। जब मैं सीएसएस पढ़ाने लगा हूँ और सीएसएस मैंने करवाया है, पीएमएस की तैयारी मैंने करवाई है अब, तो मुझे सारा डाटा जो है ना वो इसी बुक से ही नज़र आया है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है ना ये वाली बुक तो हर हाल में रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। टू दी पॉइंट तो वैसे ही आपको पता है कि है इसी चीज़ के लिए, उसमें जो है टू दी पॉइंट मैं जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं
जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है उनको मैं टू दी पॉइंट रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता, उन्हें मैं कहता हूँ कि आपके लिए ये बुक नहीं है। लेकिन जो बच्चे जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है लेकिन वो CSS कर रहे हैं, PMS कर रहे हैं, बाकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए मैं उनको टू दी पॉइंट कहता हूँ, ठीक है। जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है उनको मैं कभी भी नहीं कहता कि आप जो है ना वो टू दी पॉइंट से जो है वो तैयारी करें। उसकी भी रीज़न है, वो मैं ये आपको पैटर्न समझा के ना इसके बाद उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल हमारा जो है वो हो गया कंप्लीट। अब तीसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल भी आपको फुल बटा फुल नंबर देने वाला है। तीसरे सवाल में जो है वो आपसे पूछता है लेटर, या वो आपसे लिखवाता है एप्लीकेशन। लेकिन ये लेटर या एप्लीकेशन जो ये वो आपसे यहाँ लिखवाता है ना, ये बड़े टिपिकल हैं, ठीक है। लेटर भी आपने जो है वो किसी हायर अथॉरिटी को लिखना होता है, और एप्लीकेशन जो है ना ये भी किसी हायर अथॉरिटी को लिखनी होती है, ठीक है। ये अगर आपको इसका पैटर्न पता हो ना, इन दोनों का पैटर्न, ठीक है, तो फिर जैसे जहाँ से वो मर्जी दे दे आप आसानी से इसे कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ये पैटर्न जो है ना PDF फॉर्म में मैं आपको जो है ना वो सेंड कर दूंगा ग्रुप में। तो आपने जो है ना फिर जहाँ से कोई भी लेटर आ जाए वो चीज़ें, पैटर्न आपने वही डालना है। ये फॉर एग्जांपल इसका जो है ना जो स्केच है लेटर का, एप्लीकेशन का, वो तो सेम रहेगा। उसके बाद पहली 5-6 लाइनें सेम होगी, एंड वाली 5-6 लाइनें बॉडी की सेम होती हैं, और बीच में 1-2 लाइनें जो है ना वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको लिखनी पड़ेंगी। तो ये वाला इंशाल्लाह ये इतना टफ नहीं है, ये आसान है। इसको जो है ना वो मैं शेयर कर दूंगा, आपने जो है ना अच्छे तरीके से कर लेना। ये 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो सवाल नंबर 4 जो है ना बच्चों ये भी आपको फुल मार्क्स देने वाला होता है, लेकिन इसमें आपको लगाना पड़ते हैं रट्टे, ठीक है। इसका कोई कुलिया नहीं है, लेकिन जैसे आप ज़्यादा रट्टा लगाते हैं तो कुलिया ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसमें आता है सिनोनिम्स, या वो आपसे सिनोनिम्स पूछ लेता है, या वो आपसे क्या पूछ लेता है, एंटोनिम्स। और बाज़ औक़ात वो दोनों दे देता है और ऑप्शन दे देता है कि आप इसमें से जो मर्जी करना चाहें करें, ठीक है। 5 नंबर के होते हैं ये। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो आपका नसीब कि वो क्या करे, आपसे ना भी पूछे किसी पेपर में, तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन रट्टे लगाने हैं। रट्टा कैसे लगाना है, एक तो मेरे चैनल पे भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की वीडियोस पड़ी हैं, आप वहां से देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप मजीद कहेंगे तो मैं और भी ऐड कर दूंगा उसमें। रट्टा ये है कि आप किसी भी अच्छी बुक से देख लें, ठीक है, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं कोई बुक रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहूँगा कि आप अपनी स्टडी जो भी डेली की स्टडी करते हैं उसमें से, हाँ, जो मोस्ट रिपीटेड हैं वो कुछ बुक्स में भी हैं, मैंने भी अपने चैनल पे जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं बार बार वो भी शेयर किए हुए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसको ये है कि आप जो है ना वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके जब कभी आप किससे बातें करने लगे हैंड फ्री लगा लें, वो सुनते रहें, अपने लेफ्ट हेमिस्फेयर्स में जो है ना ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बिठा लें, तो इंशाल्लाह ये जो है ना ये पेपर हल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ही आसान है। ये भी आपको फुल नंबर देने वाला है। इसमें वो आपसे पूछते हैं नरेशन, ठीक है। तो नरेशन तो इंतहाई आसान चीज़ है, इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना वाला, जस्ट आपने कंसेप्ट जो है वो समझ लिया तो आपके लिए ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो नरेशन जो है ये इंतहाई सिंपल है। इस पे भी हमने जो है ना वो इंशाल्लाह जैसे हम अपना स्टडी शुरू कर रहे हैं कोर्स, तो उसमें नरेशन को भी जो है हम बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, वैल्यू देंगे। क्योंकि याद रखिएगा हमारे प्रोफेसर साहब कहते थे कि इंग्लिश की जो बैकबोन है ना वो नरेशन है, जिसको नरेशन आ गई उसको इंग्लिश आ गई, ठीक है। कभी कभी वो आपको क्या दे देता है, नरेशन, और कभी कभी वो आपको दे देता है जी प्रेपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में वो आपको दे देता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के लिए वंस अगेन टू द पॉइंट बुक से आप जो है वो कंसल्ट करें, बहुत अच्छी है। और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, तो वो तो फिर कमाल है ना, उसका तो कोई लेवल ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये दो चीज़ें आपको पूरे 5 या 10 मार्क्स, प्रेपोजिशन वो आपसे 10 मार्क्स की पूछता है, नरेशन 5 मार्क्स की पूछता है। कभी कभी जो है वो दोनों चीज़ें भी दे देता है 5-5 डिवाइड करके, कभी कभी जो है वो एक चीज़ दे देता है और उसके नंबर क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो आपसे कहता है जी आप क्या करें, चेंज द वॉइस, जिसे आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है।
चेंज द वॉइस, ठीक है। ये भी वो आपसे जो है 5/8 पूछ लेता है और 5 नंबर की ये होती है। तो देखें चेंज द वॉइस, ये जो है ना ये भी इंतहाई आसान है, इसमें भी सिर्फ आपका कंसेप्ट हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है तो ये आपके लिए क्या है, इजी है, ठीक है, ये टफ नहीं है। तो कंसेप्ट समझने के लिए जो है हम अपने कोर्स में ये सारी चीज़ें, देखिए मैंने आपको पीएमएस की कंप्लीट चीज़ें पढ़ा देनी है और सिर्फ आपसे एक ही फीस में रेकमेंड करूंगा कि जब कभी नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, जब कभी दुआ करें तो मेरे नाम लेके ज़रूर दुआ कर दिया करें। ये अगर आपने मुझे फीस अदा नहीं की तो फिर मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वो रब तो देख रहा है, ये आप पे जो है ना मैं एक अमानत दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये थोड़ा सा जो है ना टफ है। ये जब तक आपको वही मैं कहता हूँ सेंटेंस लिखना नहीं आता तो ये जो है ना ये कंसेप्चुअल है। पैराफ्रेज, वो आपको क्या करता है, वो आपको कोई पैरे दे देता है, अमूमन वो क्या उठाता है, शेक्सपियर के ड्रामों में से पैरा उठाता है और वो आपसे कहता है कि आपने इसको क्या करना है अपनी राइटिंग में, ठीक है, अपनी इंग्लिश में जो है ना आपने इसको चेंज कर देना है। वंस अगेन माइंड में ही रखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ राइटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल्फ राइटिंग। यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे आप, क्योंकि एक्सप्रेशन यही रहेगा, लेकिन राइटिंग आप जो है क्या कर रहे हैं, सेल्फ राइटिंग, यानी कि खुद से लिख रहे हैं। तो टेक्निक्स आपको सीखनी ही पड़ेगी कि आपने सेंटेंस से कैसे डील करनी है। यकीन मानिए जिस दिन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गए कि सेंटेंस में कहाँ कहाँ इनको लगा देना है ना, उस दिन ये इंग्लिश ग्रामर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपने अपने माइंड में बिठाया होगा। अगर कुछ बच्चे हैं कि इंग्लिश टफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं जी। देखें ये है आपकी जान लेने वाला सवाल, ठीक है, प्रेसी राइटिंग, ठीक है। देखिए प्रेसी एक टेक्निक है, अगर इस टेक्निक अगर 100 बंदे भी बैठ जाएं तो एक ही उनको पैराग्राफ दे दिया जाए तो उनकी प्रेसी जो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो ये एक टेक्निक है। देखें इसके लिए मेरे हिसाब से जब आपको इंग्लिश लिखना आ जाती है ना, आप सेंटेंस समझ चुके होते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस आपसे 30 डेज तो लेती है ना, ठीक है। 30 डेज अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो आप जब CSS की प्रेसी देखेंगे तो वो आपके टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी, आपका टाइम बचाएगी, क्योंकि प्रेसी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो ये माइंड में रखना है आपने कि अपने टाइम को आपने माइंड में रखना है। तो इसमें टेक्निक्स हैं, प्रेसी में आपकी होल ग्रामर, होल सेंटेंस स्ट्रक्चर मौजूद है जैसे ऐसे में है। तो इसलिए इस सवाल को जो है ना इसके लिए आपको ग्रामर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आपने आपने सीखना है, ठीक है। उसके बाद जो 9th है, देखें वो है ट्रांसलेशन। आपको जो है एक पैराग्राफ दिया जाता है उर्दू में, उसको आपने क्या करना होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और जब अगर आप क्या कर रहे हैं, ग्रामर शुरू से पढ़ रहे हैं, तो जो मैं अपने स्टूडेंट से पहली चीज़ जो है ना वो उनको रेकमेंड करता हूँ, वो मैं कहता हूँ कि बेटा आप अपनी जो है ना वो ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस से शुरू करें। अगर आप ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो है वो उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं तो फिर इंग्लिश ऑटोमेटिकली आती है। तो देखें इसके लिए जो है आप 10th की बुक जो है वो बेस्ट है। उसके बाद BA की वही टू द पॉइंट ज़बरदस्त है। 10th की आपने ग्रामर देख लेनी है, इसके बाद ये टू द पॉइंट आपने देख लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपने जो है ना साथ साथ टेंस पढ़ने हैं। जिस दिन आप टेंस पढ़ेंगे उसी दिन मैं आपको, तो मैंने तो असाइनमेंट देनी अगर आपने मुझसे पढ़ा तो, ठीक है। मैं डेली आपको असाइनमेंट दूंगा, विदाउट असाइनमेंट मैंने किसी को भी नहीं पढ़ाना। अगर आप बच्चे दिलचस्पी लेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज देखिए मैं अपना टाइम भी तो है ना मेरा, मैंने कहीं और सर्व कर देना है अच्छे तरीके से। पढ़ाना मेरा जुनून है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी बच्चों को बेहतर क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, लेकिन उसके लिए बच्चों आपका साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर टीचर ही सर खपाता रहे और आप लोग जो है ना वो तावन ना करें तो फिर जो है ना ये चीज़ें वो सॉल्व नहीं होती हैं। तो इनसे कभी भी जो है ना वो चीज़ हमें हासिल नहीं होती जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो अगर आप जो है ना वो पेपर आप स्टडी शुरू कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि हमने जो है वो इंग्लिश कहाँ से शुरू करनी है, तो देखें मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ट्रांसलेशन से शुरू करें, ठीक है। ये तो था हमारा आज का पेपर पैटर्न जिसको हमने क्या है अभी डिस्कस किया है। अब आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा है तो वो आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपके सवालों के जो है ना वो जवाब दूं, क्योंकि मुझे जो है ना अभी ये मैसेज आ गया है कि आपकी मीटिंग ये एंड होने वाली। हाँ जी बच्चों।
ये एक बच्चे का आया है कि सर ये शो नहीं हो रही हैं। तो बेटा ऐसा है कि अगर आपको समटाइम्स नेटवर्क की वजह से जो है ना वो चीज़ें शो नहीं होती, तो आपने क्या करना है, आपको जो है ना ये यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आपने वहाँ से देख लेना है इंशाल्लाह। ये आपको जो है ना वहाँ पे ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपका बच्चों कोई सवाल है तो वो आप मुझसे करें। जी, आप बेटा ऑडियो में सवाल करो। अभी आप लोग ऑडियो में सवाल करो। वालेकुम सलाम।